हेलो बच्चों। तो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो ग्राफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में कोई ना कोई ग्राफ आपसे बनाने के लिए दिया जाएगा या फिर ग्राफ इंटरप्रेट करने के लिए दिया जाएगा। ग्राफ में मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल सिखा रहा हूँ, उन रूल्स को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए बेटा, जब भी कभी आपको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए, जैसे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम या फिर रेजिस्टिविटी रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, तो ध्यान रखना आपका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। अगर कभी आ जाए कि कोई एक क्वांटिटी दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर ऐसे हो, तो ध्यान रखना जब आप ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस पे यहाँ, x एक्सिस पे यहाँ, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा ऐसा, ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ। कभी ऐसा हो जाए कि एक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हो और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में लिखा हो, तो ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर ऐसा बेस बना के पैराबोला बना देते हैं। सिमिलरली जैसे अगर मान लीजिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर x है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, यहाँ पे y और यहाँ पे x है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो रिलेशन है आप लोगों को मालूम होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा, और जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा दोस्तों, ये नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करने आने चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे गोल्डन रूल है, जिसको मैं बोलता हूं पीके रूल, रूल यह है कि जब भी कभी आपको कभी कोई ग्राफ दिखाई दे, तो आपको ग्राफ देखते ही एक चीज सोचने कि भाई इसकी स्लोप क्या देती है। याद रखिएगा जो स्लोप होती है वो होती है जो भी वाई एक्सिस पे लिखा है डिवाइड बाय जो भी एक्स एक्सिस पे लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ की, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ की, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो रोटी ग्राफ हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जो कि कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का पैरामीटर देगी, जो कि हमें जानना जरूरी है। दूसरा, अगर कभी आप स्लोप ना निकाल पाओ या स्लोप से आपको कुछ ना मिले, तो आप एरिया निकालेगा दोस्तों, और एरिया होता है बेटा वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ को एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चैप्टर करके। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सबसे पहले यहाँ पे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लाइन चार्ज के लिए, शीट के लिए और शेल के लिए, उनके ग्राफ बनाए गए हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन में लेंथ। ये क्यू चार्ज ही है, बट ये क्यू चार्ज जो है पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के टू लेमडा अपॉन में आर। यानी कि अगर मैं ई और आर का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा। दिख रहे हो ये ग्राफ? हमने ऐसे तो देखा था एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ, ऐसा बनेगा नहीं? ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा सर ऐसा। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पहला ग्राफ हमारे को समझ में आता है। दूसरा ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। दूसरा ग्राफ है मान लीजिए ये वाला, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट। मान लीजिए आपके पास शीट है एक, मान लीजिए आपके पास शीट है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक शीट है। इस शीट की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब निकाला तो निकला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं बच्चों। जब आर के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं है तो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। तो ये नहीं, एक ग्राफ ये बन गया। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल। शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला। तो आपको याद होगा अगर हम हॉलोस्फीयर की बात करते हैं और जब भी मैं इसे चार्ज देता हूं तो चार्ज कहां रिजाइड करता है? चार्ज रिजाइड करता है ऑन द आउटर सरफेस। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आप देख रहे होता है। यानी अगर आप एक ग्राफ बनाओ जिसमें ग्राफ में इस एक्सिस पे आपने ई बनाया, इस पे आर बनाया है, आप देखो यहां पे जो पॉइंट है वो आर इक्वल टू आर है, यानी कि ऑन द सरफेस है, यानी सरफेस से अंदर, यानी कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि ग्राफ यहां पे देखो जीरो पे है। उसके बाद ऑन द सरफेस अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैक्सिमम है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दोनों का ग्राफ एक जैसे ही बनेगा। थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, मैं भी आपको बताऊंगा, बट ग्राफ कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गॉस थ्योरम। ये 3 स्पेशल केस के हैं। अब ये जो है हमारे सिलेबस में है नहीं बेटा सीबीएसई में, फिर भी याद कर लो। मान लो आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज जब हम डालेंगे तो कहां रिजाइड करेगा? चार्ज आ जाएगा बेटा इनके स्फीयर के अंदर हर जगह। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऑन द सरफेस है, यानी कि इनसाइड, ये हमारा इनसाइड पॉइंट हो गया, हमारा आउटसाइड पॉइंट हो गया। इनसाइड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आउटसाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ये चारों के चारों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं, इंटरप्रेट करने के लिए भी आते हैं। और अगर कभी आपको गॉस थ्योरम की डेरिवेशन आ जाए तो आपको ये चारों के चारों ग्राफ उनके साथ बनाने आने पड़ेंगे। ये वाला तो खैर सिलेबस में नहीं, बड़े तीनों की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं एक बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट की। मान लीजिए आपके पास क्यू चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है,
आर डिस्टेंस की दूरी पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर। अगर मैं देखूं मैं ई और वी को एक साथ ही ग्राफ पे बना दूं तो दोनों ही ग्राफ कैसे होंगे बच्चों, दोनों ही ग्राफ होंगे सर इनवर्स प्रोपोर्शनल, लेकिन एक में ऊपर स्क्वायर है और एक में नीचे आर की पावर 1 है सिर्फ। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों के ग्राफ तो ऐसे ही बनेंगे, लेकिन जिसके ऊपर स्क्वायर है वो थोड़ा नीचे बनेगा, बिकॉज अगर आर की वैल्यू यहां पे 1 डाल दूं, फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू 1 डाल दूं तो के क्यू अपॉन में 1, ये भी के क्यू अपॉन में 1, ये वाली आएगी, यानी ये आर की वैल्यू 1 के लिए है। लेकिन जब आप आर की वैल्यू 2 डालोगे, यहां पे 2 डालेंगे तो यहां पे 4 नहीं हो जाएगा, तो जब ज्यादा कम हो जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा। तो ये ई हो गया दोस्त, ये वी हो गया। तो अगर आपको कभी ऐसा दे दे कि दो ग्राफ बना रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें से ई का ग्राफ कौन सा और वी का ग्राफ कौन सा, तो वो आप बना सकते हैं। बात करें बेटा कैपेसिटर की, तो जैसे जैसे आप किसी कैपेसिटर पे चार्ज देते हो आपका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, यानी पोटेंशियल और चार्ज का ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, वैसे हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है। बट अगर कभी आपको सवाल पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज का ग्राफ बनाओ या पोटेंशियल एनर्जी और सी का ग्राफ बनाओ, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस को के साथ प्लॉट करना है, जबकि मैंने चार्ज को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में C है। अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट हो गया यानी U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा, और U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगला जो ग्राफ है आप देख रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है बेटा, इसके अंदर ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया हुआ है। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बनाएंगे, अगर ग्राफ बनाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर I और V का ग्राफ बनाएंगे तो अगेन ग्राफ विल बी आ स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप में दोनों के अंतर है बेटा। यहां पे स्लोप क्या है देखो, यहां पे जो स्लोप है वो निकलेगी क्या, स्लोप हमने कैसे बताया था आपको, हमने बताया था स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस पे जो भी है उसको x एक्सिस से डिवाइड कर दो, यानी V अपॉन में I, और V अपॉन में I क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। यानी इस वाले ग्राफ में जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देगी, जबकि इस वाले ग्राफ में देखो स्लोप कुछ और देगी। यहां पे स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, देख रहे हो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, यानी कितना देगा, ये का 1 अपॉन में r, यानी यहां पे जो स्लोप देगी वो क्या देगी आपको, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ग्राफ तो समझ में आ ही रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन भी ग्राफ की आनी चाहिए। अगला जो ग्राफ है अब देखो वो है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ मटेरियल लाइक अ गैलियम आर्सेनाइड। अगर आप इस ग्राफ को देखो, गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड है, उसका ग्राफ जो है ऐसा बनता है। आप देखो पहले वो जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है, उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर हो जाता है, और आप देखो तो यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप है भाई। ग्राफ जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव स्लोप होती है, जब नीचे जाता है तो नेगेटिव स्लोप होती है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, तो ए से बी तक नॉन लीनियर ऐसे घूम रहा है बेटा, तो नॉन लीनियर है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, लेकिन बी से सी नॉन लीनियर है बट नेगेटिव रेजिस्टेंस है। आगे बात करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की, कॉपर के लिए, नाइक्रोम के लिए और सिलिकॉन के लिए। देखो हमारा रिलेशन जो है आपको याद रखना है, रेजिस्टिविटी का वो फॉर्मूला होता है m अपॉन में ne स्क्वायर टाउ, ये जो है हमारे ओम्स लॉ के डेरिवेशन में निकला था। यहां पे अगर आप देखो तो रो जो है वो टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मान लीजिए हमने किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी भागेगा, जल्दी भागेगा। क्यों भाई, अगर हम किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जिगजैग पाथ में चल रहा था, विच इज कॉल्ड द ब्राउन इन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसे हीट देता हूं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी भागेगा, आराम से भागेगा, जल्दी भागेगा। तब जल्दी भागेगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जब हम कॉपर के लिए बनाते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, बस टी इज अ टेम्परेचर, रो इज रेजिस्टिविटी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कॉपर का हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। सिमिलरली बात करें एलॉय की, तो एलॉय का ग्राफ ऐसा बनेगा और सिलिकॉन का ग्राफ ऐसा बनेगा। सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में होता क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टिविटी बढ़ती है। आपको याद होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और जिस वजह से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है, और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। यानी तीनों ग्राफ, और ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। अगले ग्राफ की बात करें तो यहां पे सेल के लिए ग्राफ बनाए गए हैं। देखो हमारा जो सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, इसकी अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर होती है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकल रहा हो, इसे हम लोग बोलते हैं डिसचार्जिंग ऑफ सेल, और अगर हमारे सेल में इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ सेल। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिसचार्जिंग और ये हो गया चार्जिंग। चार्जिंग के केस में जो V होता है
और ई होता है, उनके बीच का रिलेशन ये होता है। सर वी और ई क्या होता है? वी होता है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ई होता है क्या? ईएमएफ, है ना। और आर क्या होता है यहाँ पे? आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, आई इंटू आर, स्मॉल आर होगा बेटा ये। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर इज इक्वेशन दैट रिलेट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ईएमएफ इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और V इक्वल टू ई प्लस आई आर इज इक्वेशन दैट इज एक्चुअली फॉलोइंग बाय द सेल इन केस ऑफ अ चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, ये चार्जिंग की इक्वेशन है। अब सर जो ईएमएफ होती है किसी सेल की वो क्या होती है? भाई आपने देखा होगा किसी सेल को 1.5 वोल्ट का सेल, 3 वोल्ट का सेल, 9 वोल्ट का सेल, ये ईएमएफ है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी अगर मैं कभी ईएमएफ को रेजिस्टेंस के साथ प्लॉट करूं तो कोई चेंज थोड़ी ना होगा, वो कैसा होगा? पैरेलल टू रेजिस्टेंस एक्सिस। तो ईएमएफ और रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा आएगा। अगर हम लोग बात करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और रेजिस्टेंस की, ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है जिसका हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एक ग्राफ बनाना है। अब देखिए मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर है, पहले हम सेल बना लेते हैं। हमारा ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहां पे मैंने इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बना दिया। अब समझिएगा ये इसकी ईएमएफ है सेल की ई। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारी आर की वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यानी कि करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी सर्किट में। यानी कि अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जैसे ही आई की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो होगी, जो इक्वेशन थी हमारी v इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये जीरो हो जाएगी। तो v किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर हमारा कभी ऐसा है, इक्वेशन का फॉर्मूला है v इक्वल टू ई माइनस आई आर, मैं कह रहा हूं अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो i की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और i की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो v की वैल्यू e हो जाएगी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। यानी बढ़ते 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 ये ऐसा हो जाएगा कि यहां पे हमारी क्या आ जाएगी? ईएमएफ। तो टीपीडी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ बनेगा ऐसे, और जहां पे मैक्सिमम आएगा ये कौन होगा? हमारा ईएमएफ ऑफ सेल। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं अगले बताने जा रहा हूं। ये जो रिलेशन है, ये जो ग्राफ है बेटा, ये हमारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच में ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखो, v इक्वल टू ई माइनस आई आर हमारी इक्वेशन होती है। अगर आपने अपने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है? y एक्सिस पे x प्लॉट किया, ये y एक्सिस पे v प्लॉट किया हुआ है। x एक्सिस पे आप देखो, x एक्सिस पे आप देखो, x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है? x एक्सिस पे आपने आई प्लॉट किया हुआ है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन इस बार जो स्लोप है देखो वो माइनस ऑफ आर है, यानी ये ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा नीचे की तरफ आएगा। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज दिस, और वो क्या देगी मैं यहां लिख भी देता हूं कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगा? स्लोप ऑफ ग्राफ हमें देगा यहां पे माइनस आर। वैसे माइनस नहीं लिखना चाहिए बिकॉज वो दिख ही रहा है, तो हम स्लोप ऑफ ग्राफ सिंपली लिख सकते हैं आर। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज आर। ठीक है जी। अगला देख लेते हैं बेटा। अगला जो ग्राफ है वो है मैग्नेटिक फील्ड का बी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, इस वायर में करंट आई पास कर रहा है, तो आर डिस्टेंस दूरी पे जाके हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर डिस्टेंस पे दूरी पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यानी जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है जिसका कुछ अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसका अपना कुछ रेडियस ए है, तो उस वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अगर मैं देखूं इनसाइड, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि इनसाइड वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। ऑन द सरफेस अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या मिलेगी? हमें कांस्टेंट मिलेगी। और आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। अब जरा ध्यान से देखो ग्राफ को, इस एक्सिस पे आपने बी मार्क किया, इस एक्सिस पे आपने आर मार्क किया। दिस इज आर, ये हमारा आर है। आर बोले तो आर है बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। तो अगर आप सेंटर से चलोगे तो आर की वैल्यू जीरो होगी, धीरे 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 आपकी आर की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, यानी आर इक्वल टू ए। और मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया था, यहां पे आर इक्वल टू ए का मतलब है ये वाला रीजन हो जाएगा सारा इनसाइड रीजन, और ये वाला सारा रीजन हो जाएगा बेटा आउटसाइड रीजन। अब इनसाइड रीजन जो है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, सरफेस पे आ जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम, और उसके बाद क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ आएगा ऐसे। एंड दिस ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। चलिए, अगला जो हमारा है वो है ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। जो हमारी कॉइल होती है, अब वैसे मालूम होगा कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है, और ऑन दी एक्सिस जाके
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, भाई एक्स अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हम सेंटर पे नहीं आ जाएंगे, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हम कहाँ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और सीधे अगर हम आगे जाएंगे, चाहे राइट जाए चाहे हम लेफ्ट जाएं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सोलोनाइड की, तो सोलोनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। और ध्यान से देखो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे सोलोनाइड के बीच वाले रीजन में है वो कांस्टेंट है, वो बड़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। और एट द एंड जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या रिड्यूस हो रही है, यानी कि सोलोनाइड का अगर ग्राफ आ जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगला जो ग्राफ है बेटा मैग्नेटिज्म मटेरियल का है, वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है। देखो ससेप्टेबिलिटी होती है हाउ इजी अ मैग्नेटिक मटेरियल इज टू मैग्नेटाइज, कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, हम उसको बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। अब ससेप्टेबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। वैसे एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट ये जो रिलेशन है बेटा, ये सिर्फ दो मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि होता है फेरो और पैरा के लिए। ये जो रिलेशन है इसका नाम होता है क्यूरी लॉ, ये हमारे डायमैग्नेटिकली एप्लीकेबल नहीं होता। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिमेन है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेसिमेन है, ये कोई स्पेसिमेन है, हम इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं। जब हम इसे मैग्नेटाइज करेंगे तो ये कितने आराम से मैग्नेटाइज हो पाएगा, उसको हम ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करो तो वो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कुछ होता ही नहीं। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने नीचे बना रखा है कई किताबों में, और कई बार टीचर्स उसको ऊपर भी बना देते हैं, तो ऊपर बनाना गलत तो नहीं है, बट नीचे बनाना यानी कि नेगेटिव दिखाना ये ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ससेप्टेबिलिटी आप देख रहे हो ऐसे ही होगी। तीसरा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी पहले कांस्टेंट ही होती है, लेकिन जैसे ही हमारा एक टेम्परेचर आता है विच इज कॉल्ड टीसी, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मान लीजिए आपके पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आप इसको हीट करना शुरू करो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसकी ससेप्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही आपने इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के से भी ज्यादा हो गया, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी ड्रॉ दीज थ्री ग्राफ, एंड दीज ग्राफ्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। हम लोगों को मालूम होगा, हमारे पास मान लीजिए एक कैपेसिटर है, मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस C है। जब मैं इसको किसी एक AC सोर्स के थ्रू पास करवाता हूं, मतलब इसके थ्रू एक AC करंट पास करवाता हूं, तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, को बोलते हैं बेटा XC। क्या है ये, XC। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा जो है बेटा वो कितना होता है, 2 पाई न्यू होता है भैया, यानी XC क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरा एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें अपने इंडक्टर की, मान लीजिए हमारे पास ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर हमारी होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं XL, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है बेटा, 2 पाई न्यू इंटू एल, यानी XL क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका एक्सेल इंक्रीज करेगा, यानी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। आगे बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्टर की। हमें मालूम है कि हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो Li होता है जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, और Mi होता है जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, फाई और आई के बीच का स्ट्रेट लाइन आएगा। आगे बात करें इस केस की, विच इज वेरी स्पेशल केस। होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास एक सोलोनाइड है, इस सोलोनाइड में से आप एक बार मैग्नेट को पास करवाओ, तो जैसे ही इसके अंदर से पास करेगी ये बाहर निकलेगी। ध्यान रखना, जब ये मैग्नेट इसको अप्रोच करेगी, इसके पास आएगी, इसका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा। जो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट इसके अंदर एंटर कर जाएगी, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। क्यों सर, जब मैग्नेट अंदर आ गई तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स तो अंदर ही है ना, यानी फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, यानी ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमारी मैग्नेट अप्रोच कर रही है मैग्नेट इस सोलेनोइड को, तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे जैसे एंटर करेगी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जो है वो क्या है, बेसिकली ये है ईएमएफ इंड्यूस। ये कौन है, हमारी ईएमएफ इंड्यूस। अब जैसे ही बार मैग्नेट यहां निकली बाहर, जैसे मैग्नेट बाहर निकली यहां पे, अब क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये थी ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। देख लो फील्ड लाइंस कम होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फिर दोबारा से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा
तो आप देख रहे हो ग्राफ ऐसा बना है। लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव वाला जो पीक है थोड़ा सा ज़्यादा बना रखा है। ऐसा इसलिए है कि अगर मान लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन a है और यहाँ एक्सेलरेशन a2 है, यहाँ पे a1 है, ऑफ कोर्स ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम ही होने वाला है। जब भी कोई मैग्नेट सोलोनाइड को अप्रोच करती है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेलरेशन है मैग्नेट की वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब ये साउथ दूर जाएगा तो अपने आप को नॉर्थ बनाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं a1 की बात करूं, मैं a2 की बात करूं, दोनों ही g से कम है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करूं तो a1 a2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हमारी जो मैग्नेट है वो ज्यादा तेजी एक्सेलरेशन से बाहर निकल रही होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे EMI के बेसिक ग्राफ हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। AC के अंदर हमें मालूम है कि जब भी हम अपने AC सोर्स को लगाते हैं, मुझे उम्मीद है आपको मालूम होगा कि जो EMF की जो इक्वेशन होती है वो होती है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग बात करें ओनली R सर्किट की तो हमारा करंट का इक्वेशन हो जाता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब साइन का ग्राफ तुम्हें बनाना आता है, तो मैंने देखो ऊपर वाला जो व्हाइट कलर से बनाया है वो EMF का ग्राफ है, सही है क्या, और नीचे जो ब्लू कलर से बनाया है वो करंट का ग्राफ है। तो दोनों का आर्गुमेंट देख रहे हो, इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी है, तो दोनों का जो एंगल है वो सेम ही है बेटा, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और हम इस डायग्राम को बेटा टाइम डायग्राम बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टाइम डायग्राम बोलते हैं। सिमिलरली बात करें ओनली एल, तो ओनली एल में जो ईएमएफ होती है वो होती है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दिख रहा है यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ध्यान से देखना, ईएमएफ तो वही सफेद रंग से बना रखा है मैंने, लेकिन जब करंट लैग करता है तो ध्यान रखना ग्राफ नीचे से बना देना। कॉस का ग्राफ ना ऊपर से भी बनता है, नीचे से भी बनता है। क्या मतलब है सर इसका, कॉस का ग्राफ ऐसा भी बनता है और कॉस का ग्राफ ऐसा भी बनता है। इसे बोलते हैं प्लस कॉस, इसे बोलते हैं माइनस कॉस। तो ये पे माइनस आ गया ना बेचे, तो माइनस आ गया तो ग्राफ नीचे से शुरू करना। ये कौन हो जाएगा मेरा आई नॉट, और ग्राफ बिल्कुल ऐसे प्लॉट कर देना। सिमिलरली अगर मैं ओनली कैपेसिटर की बात करूंगा तो ईएमएफ तो भैया वो कॉमन ही है, देखो व्हाइट कलर से ग्राफ बना रखा है, लेकिन आई जो है इस बार क्या है, प्लस पाई बाय 2 यानी कि लीड कर रहा है, यानी ग्राफ ऊपर से बनेगा और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये तीनों की तीनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इनके फेजर डायग्राम की बात करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है ईएमएफ की, वो कितनी है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका ईएमएफ जो है पीक वैल्यू ई नॉट है और उसका एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो हमने ई नॉट को व्हाइट कलर से बना रखा है यहाँ पे, और आई नॉट को देखो ब्लू कलर से बना रखा है, तो दोनों के आर्गुमेंट क्या सेम है, तो ये इनका क्या बन गया, फेजर डायग्राम। ये कौन बन गया, इसका फेजर डायग्राम। सिमिलरली अगर हम एल की बात करें तो यहाँ पे ईएमएफ कितनी होती थी, ये होती थी सर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ होती थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी कि सबसे पहले देखो मैंने व्हाइट कलर से क्या बनाया हुआ है, ईएमएफ बनाया हुआ है ई नॉट, इसका आर्गुमेंट कितना है यहाँ पे ओमेगा टी, और जो आई नॉट बनाया हुआ है वो बिकॉज लैग कर रहा है तो नीचे की तरफ बना देना, क्या ना नीचे की तरफ बना देना। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। फिर बात करते हैं ओनली सी की, तो ओनली सी में पहली इक्वेशन ईएमएफ की इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी कि जस्ट परपेंडिकुलर बना देना। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज समझ में आए। देखो आप लोगों को शायद मालूम होगा बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई वेक्टर अगर ए है और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाता है ए कॉस थीटा, ये हो जाता है ए साइन थीटा। अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से चलो तो यहाँ पे जो करंट का कंपोनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा करंट का कंपोनेंट, तो बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड सिमिलरली अगर मैं ईएमएफ का कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप फेजर डायग्राम और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इनके कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, वो और बेहतर माना जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट का कंपोनेंट यहाँ बनेगा ऐसे, ये क्या बनेगा, आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। वैसे यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉमन निकालोगे बिकॉज नेगेटिव वाई एक्सिस में है। और सिमिलरली अगर मैं करंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका कंपोनेंट ये बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए भी आप ऐसे कंपोनेंट बना सकते हो, कंपोनेंट नहीं भी बनाते हो तो भी आपका फेजर डायग्राम सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। आपको मालूम है रेजोनेंस के टाइम पे जब रेजोनेंस आती है तो हमारा जो इम्पीडेंस होता है सर्किट का, जिसको हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट बोलते हैं, यहाँ पे जैसे ही एक्सएल की वैल्यू इसी के बराबर होती है जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आर हो जाती है। जेड की वैल्यू आर यानी कि जेड की वैल्यू
मिनिमम हो जाती है। जब इंपेडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम हो जाता है तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन ये सब कब होता है, ये तब होता है जब आपका ओमेगा ओमेगा आर के यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आप देखो यहाँ पे आपका करंट का वैल्यू देखो, ये न्यू में बना रखा है, ये ओमेगा बना रखा है, दोनों एक ही बात है बेटा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही न्यू न्यू आर के बराबर हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई, आपका करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आप आई नॉट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ओमेगा को लिखते हो, देखो ओमेगा और न्यू एक ही तो बात है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो न्यू भी बढ़ रहा है। जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आ रहा है तो न्यू की वैल्यू न्यू आ रहा है, बात तो एक ही है। लेकिन अगर आप आई और न्यू बनाते हो तो भी ग्राफ ऐसा बनेगा, और आई और ओमेगा बनाते हो तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। बात करते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ फ्लक्स की जनरेटर के लिए। हमारा जो आपको याद होगा जनरेटर के अंदर क्या होता था, जनरेटर के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल थी और रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे घूमती थी, है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल घूमती थी। जब रेक्टेंगुलर कॉइल घूमती है तो वहां पे फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखो जो फ्लक्स है वो कॉस का फंक्शन है। कॉस का फंक्शन कैसे बनता है, ऊपर से बनाता है, तो टाइम के साथ फ्लक्स जनरेटर में ऐसे चेंज होता है। और चूंकि जब हमने यहां से फ्लक्स चेंज करके इसका ईएमएफ इंड्यूस करवाया था, यानी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसी की क्वेश्चन होती थी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो है वो साइन का फंक्शन है, तो यहां पे साइन का ग्राफ बन गया। अगला ग्राफ आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये आपको बनाना आना चाहिए, ये हर एग्जाम में, हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बनाया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रखी है व्हाइट कलर से, और यहाँ पे येलो कलर से जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रखी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, तो आपको बनाना आना चाहिए। अगला ग्राफ बना रखा है बेटा रे ऑप्टिक्स में यू और वी का। तो यू और वी का ग्राफ सिंपल है बेटा, अगर आप किसी भी कन्वेक्स लेंस का ग्राफ बनाओगे तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। और अगर 1 अपॉन में यू और 1 अपॉन में वी का ग्राफ बनाओगे डाइवर्जिंग लेंस के लिए यानी कि कनकेव के लिए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रिज्म का ग्राफ मुझे उम्मीद है तुम्हें पता ही होगा पहले से, कि क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में किया था कि डेविएशन को अगर मैं आई के साथ प्लॉट करूंगा तो वो ऐसे आएगा, और एक टाइम आएगा जब डेविएशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जहां पे आई की वैल्यू ई के बराबर होगी, उसे बोलेंगे डेल एम यानी कि मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला भी। आगे ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बनाया हुआ है इंटरफेरेंस का, ये ग्राफ बनाया हुआ है डिफ्रैक्शन का। तो आपको इंटेंसिटी की वेरिएशन, पोजीशन ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी की वेरिएशन, पोजीशन ऑन द स्क्रीन दोनों की बनानी आनी चाहिए। और मैं बोर्ड के बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि भैया यहां से इनके डिफरेंस भी याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई भी बोर्ड, नॉट ओनली सीबीएसई, एनी स्टेट बोर्ड, सब में पूछे जाते हैं ये। अगर आप यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबकी इंटेंसिटी देखो सेम है, सबकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है, वो याद रखना। और सबकी चौड़ाई भी क्या है, सबकी चौड़ाई भी क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पोजीशन है वो याद करनी है आपको। ये किसकी पोजीशन है, ये पोजीशन है आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की, ये सेकंड डार्क फ्रिंज की, ये थर्ड डार्क फ्रिंज की, ये फोर्थ डार्क फ्रिंज की, ये सारी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर पोजीशन में ये लैम्डा बाय ए, ये 2 लैम्डा बाय ए, ये 3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन, ये आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको इंटेंसिटी की वेरिएशन इंटरफेरेंस के लिए बोल दे, पाथ डिफरेंस के लिए, या फिर पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस के लिए। तो याद रखिएगा आपको डार्क फ्रिंजेस प्लॉट करनी होती है। इमेजिन करो x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2 है, और फाई की वैल्यू 2n-1 पाई है। ये हमारा पार्ट डिफरेंस और ये हमारा फेज डिफरेंस। इमेजिन करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे कि इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ऑन स्क्रीन की जगह इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस प्लॉट कर दे, तो n की जगह क्या डाल देगा यहाँ पे 1, n की जगह 2, यहाँ पे ये हमारा n1 हो गया ना बेटा, ये हमारा n1 हो गया, यहाँ पे n2 हो गया, यहाँ पे n3 हो गया, यहाँ पे n4 हो गया। और अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस प्लॉट कर दो, तो दोनों ही आप प्लॉट कर सकते हो इजीली। ठीक है जी, चलो अगला जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है ये डुअल नेचर की ग्राफ है। मुझे उम्मीद है ये सबको आते होंगे, लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज सच बहुत ज्यादा पूछे तो नहीं जाते ये वाले ग्राफ, लेकिन हाँ कई बार ड्रॉ करने के लिए ये वाला ग्राफ जो है, ग्राफ ये वाला जो है बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको ग्राफ करते हैं। होता क्या है कि जब आप लोगों के एक प्लेट पे, विच इज कॉल्ड द कलेक्टर प्लेट, मान लीजिए आपके पास एक कलेक्टर प्लेट है, इस पे कोई लाइट पड़ी, लाइट पड़ती इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो हमारा ग्राफ बना रखा है इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का। तो जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी बच्चों, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना ज्यादा ही फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, जब पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है जी, अगली बात करें बेटा ग्राफ की पोटेंशियल
पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि इमेजिन करो आपके पास एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, यहाँ पे हमारे फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और जब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसको रोकने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, बट इट नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वो शुरू होता है एक इंटरसेप्ट से और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे जो स्लोप होती है वो h अपॉन में e देती है और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस वन अपॉन में e देता है। 2025 के पेपर में ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाने के लिए आया था, इंटरप्रेट करने के लिए आया था। लेकिन अगर हाँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह काइनेटिक की जगह ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ अगेन कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा सेम ही आएगा, तो हाफ mv स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन बस फर्क ये होगा कि इसकी जो स्लोप है वो h देगी और इंटरसेप्ट जो है वो माइनस फाइव नॉट देगी। पिछली बार स्लोप क्या थी, h अपॉन में e, इंटरसेप्ट कितना था, माइनस फाइव नॉट अपॉन में e। इस बार क्या होगा, स्लोप h होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस फाइव नॉट होगा। अगर हम लोग बात करें बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हमारा m मास का कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी चलता है तो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में mv। बट वो इलेक्ट्रॉन चलता क्यों, वो चार्ज चलता क्यों है, हो सकता है आपने उसे एक्सेलरेट कराया हो, तो जब उसे एक्सेलरेट कराते हैं विद सम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है ये, यानी कि अगर मैं लैम्डा और 1 अपॉन में रूट वी का ग्राफ बनाऊंगा, लैम्डा और 1 अपॉन में रूट वी का ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा, लैम्डा इज 1 अपॉन में अंडर रूट वी। अगर आप लैम्डा और वी का ग्राफ बनाओगे, लैम्डा और वी का, तो वो आएगा क्या, वो आएगा पैराबोलिक, ऐसे ना, सॉरी एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि लैम्डा और 1 अपॉन में रूट वी पूरा बताओ तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्राफ आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ भी 2024 में 25 में पूछा गया है। ये जो अगला ग्राफ है बेटा वो बता रखा है नंबर ऑफ अल्फा स्कैटर्ड पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के साथ। आपको याद होगा जब हमारा गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट होता है, ये हमारी गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल इसमें इंसिडेंट होता है, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है सीधा निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल यानी जिनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम होता है, यानी 0 डिग्री होता है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। और ओकेजनली बहुत ही कोई रेयर रिबाउंड करता है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस रहा होगा, याद करो न्यूक्लियस रहा होगा, इसलिए नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स का थीटा के साथ जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनता है। अगला ग्राफ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का न्यूक्लियॉन्स के साथ। इमेजिन करो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ध्यान रखना जब इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.8 फर्मी होता है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी देखो धीरे धीरे बढ़ेगी और जैसे ही हमारा डिस्टेंस 0.8 फर्मी आएगा, इसकी वैसे एनर्जी अगर आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, लेकिन हाँ उसके बाद वो वैल्यू डिक्रीज करती रहती है और ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। और ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला ग्राफ है बेटा न्यूक्लियाई का। सर ये तो देखो भाई साहब मतलब याद ही करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसके अंदर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पे देखो सारे मास नंबर हैं और यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, तो आपको एक एक पीक बनानी नहीं चाहिए। देखो ये तो हमारे एग्जाम में ऐसा मैं बोल रहा हूँ बनाना, अगर आप ऐसे बना दो तो भी चलेगा, बट हाँ याद रखना जैसे यहाँ पे H12 होता है, फिर यहाँ पे He24 होता है, फिर यहाँ पे क्या है लिथियम होगा, तो वहाँ पे लिथियम लिखा होगा, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन 16 है, फिर ऑक्सीजन 18 है, फिर यहाँ पे सल्फर है और सबसे ऊपर जो है वो क्या है, आयरन है। तो इन लेबलिंग के बिना ये ग्राफ जो थोड़ा सा वीक रह जाता है, तो अगर आप ऐसा भी नहीं बना पाते तो एटलीस्ट यहाँ पे ग्राफ जरूर बनाएंगे, उनकी लेबलिंग जरूर करेंगे। अगला जो ग्राफ आता है बेटा सिलिकॉन का ग्राफ आता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हो तो जो करंट का वोल्टेज का ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, और यहाँ जहाँ पे शूट करता है हम लोग याद करो क्या बोलते थे, नी वोल्टेज बोलते थे। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं आईवी ग्राफ बनाऊं सिलिकॉन का रिवर्स बाइस में तो ये ग्राफ ऐसा बनता है जीनर वोल्टेज का, मतलब ये जो सिलिकॉन का रिवर्स बाइस में ग्राफ ऐसा बनेगा, ये भी अगेन यहाँ पे शूट करेगा, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है जैसे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला ग्राफ की बात करें तो ये रेक्टिफायर का ग्राफ है, यानी कि फुल रेक्टिफायर और हाफ रेक्टिफायर। तो हाफ है ये फुल है। आप देखोगे आपका ये इनपुट वोल्टेज है, इस इनपुट वोल्टेज में हमारा इनपुट एसी ऐसा आया, इस एसी को अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इस एसी को यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ
हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल जो है कट गई, यानी एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है। सिमिलरली अगर हम फुल रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे साइकिल्स के लिए आउटपुट आएगा। पहले के लिए देखो इसके लिए भी आ गया, लेकिन वो डाउ D1 के लिए आया, फिर D2 के लिए आया, फिर D1 के लिए आया, फिर D2 के लिए आया। आपको शायद इसके सर्किट डायग्राम पता होंगे। और अगर आपको लग रहा है ना कि सर आपको कोई ग्राफ आपने जल्दी बता दिया, तो उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आप लोगों के लाइव सेक्शन में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप वहां जाके इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इस क्लास को इसलिए लाया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि भैया ये ग्राफ तो नहीं छोड़ने हैं। सिमिलरली अगर हम फिल्टर सर्किट की बात करें, तो फिल्टर सर्किट में जब हम अपने अपने एसी को फिल्टर सर्किट से पास कराते हैं तो ग्राफ एसी से ऐसा बन जाता है और उसमें थोड़े से रिपल्स जरूर आते हैं। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड ऑल द ग्राफ्स। मैं चाहूंगा कि देखो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो इसमें कि सर ये वाला मुझे ग्राफ समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर ये चीज़ हमारी रह गई है, तो मैं आपको उस चैप्टर का लिंक दे दूंगा। बिकॉज मैंने पूरी डिटेल में एक एक चैप्टर का ग्राफ पढ़ा रखा है। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो उस चैप्टर को सर्च कर लीजिएगा। बिकॉज मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो भैया आधे घंटे से भी बहुत ऊपर कूद जाएगा लेक्चर, है ना। तो एक एक करके सारे ग्राफ आपको याद करने हैं। जो भी ग्राफ आपको समझ में नहीं आया हो, प्लीज उसे जाके जरूर उसके लेक्चर से कंप्लीटली देखें। ऑल द बेस्ट, और इन्हीं ग्राफ को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।